एक ऐसी कहानी जहाँ जहर ही इलाज बन जाए। वेलकम टू अपोथेकेरी डायरीज, न्यू हिस्टोरिकल एनिमे जिसमें इंटेलिजेंस, ब्यूटी और थोड़ा सा स्पाइस भी है। तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड 1 सीजन 1। स्टोरी शुरू होती है एक यंग लड़की माओ माओ से, जो कि अपोथेकेरी है। अपोथेकेरी मीन्स ट्रेडिशनल फार्मासिस्ट। वो अपने आंगन में हर्ब्स इकट्ठा कर रही होती है, तभी उसके पापा उसे बुलाते हैं। माओ माओ, क्या तुम कुछ दवाइयाँ वर्टिकरी हाउस में पहुंचा दो। और वो ये भी बोलते हैं, सावधान रहना, अपहरण की घटना बढ़ रही है। तो पिताजी को अलविदा बोलकर माओ माओ निकल पड़ती है वर्टिकरी हाउस। ये है रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट। पर एक मिनट, ये तीनों उसे क्यों घूर रहे हैं? वर्टिकरी हाउस एक रंगीन दुनिया है जहाँ माँ अपने हाथों पर चोट लगा कर देखती है दवाइयों का कैसे होता है। तभी ब्रॉथल की मैडम उसे बुलाती है, बेहतर होगा कि तुम अपने अटपटांग प्रयोग के लिए फिर से स्पोर्ट ना करो, और या फिर कि तुम्हें एक वेश्या के रूप में अपना करियर शुरू करना है। ये सुनकर वो वहाँ से भाग लेती है। लेकिन माओ माओ बिंग माओ माओ जड़ी बूटी के पौधे देखकर उसका ध्यान भटक जाता है, और वो 3 चोर उसका अपहरण करके राजा के महल में बेच देते हैं। और वो सोचती है पिताजी चिंता करेंगे। सीन चेंज होता है इंपीरियल पैलेस में, जहाँ लिवा नाम की एक कॉन्क्यूबाइन एक बच्चे को जन्म देती है। क्विक रिमाइंडर, गिविंग बर्थ टू बेबी बॉय इन इंपीरियल पैलेस इज अ ह्यूज डील। इट गोइंग टू मेक यू रैंक अप इन अ बेटर पोजिशन। सो या, लेट्स कंटिन्यू। तो दूसरी कॉन्क्यूबाइन तक खबर पहुंच जाती है, उन्होंने भी एक लड़की को जन्म दिया। हम आते हैं माओ माओ पर। वो सोचती है पिताजी ने कुछ खाया भी होगा या फिर नहीं। उसे खुद पता नहीं है कि उसे किडनैप किया है या फिर बेच दिया गया है, क्योंकि उसे पूरे 3 महीने हो चुके हैं रेयर पैरिस में। तुम खुद इमेजिन करो कि तुम्हारा किडनैप हुआ है, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। वो बोलती है कि ब्रॉथल और रेयर पैलेस में कोई भी फ़र्क नहीं है, दोनों एक जैसे ही है। अगर मेरे पास कोई विकल्प होता तो मेरा रेयर पैलेस से कभी कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन मैं अब कर भी क्या सकती हूँ, मुझे यहीं पर काम करना पड़ेगा। मेडिसिन बनाना, लोगों पर इलाज करना, वो वाली लाइफ मेरी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर मामा हमें रेयर पैलेस का डिस्क्रिप्शन देती है। रेयर पैलेस एक ऐसा बाग है जहाँ सिर्फ महिलाएं रहती है। यहाँ किसी भी पुरुष का प्रवेश करना मनाही है। सिर्फ राजा, राजा के रिलेटिव्स और यूनिक्स आ जा सकते हैं। यूनिक्स जो कभी लड़के थे पर अब उनके शरीर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा नहीं रहा, तो वो यूनिक्स बन गए। माओ माओ यहाँ पर एक सिर्फ नौकरानी है जिसे झाड़ू पोछा सब करना होता है। हाई रैंकिंग, मिड रैंकिंग या लो रैंकिंग कॉन्क्यूबाइन तो फिर भी किसी न किसी दर्जे की होती है, लेकिन हम जैसी नौकरानियाँ, हम तो सिर्फ इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ है। एक गलती और जान गई बिना किसी वजह। माओ माओ खुश है, कम से कम ये काम करने के बदले उसे तनख्वाह तो मिलती है। यहाँ ज़्यादातर नौकरानियाँ अनपढ़ है। रेयर पैलेस में काम करने के लिए सिर्फ ज़रूरी तमीज़ सिखाई जाती है, पर लिखना पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। पर हमारी माओ माओ पढ़ी लिखी है। इट्स अ सीक्रेट। वो पढ़ी लिखी है ये बताकर उसकी रैंक तो बढ़ जाती, लेकिन उसको जो तनख्वाह मिलती तब उस पर भी उसके किडनैपर हाथ मार लेते हैं। इसलिए उसे किसी की नज़र में ना आकर सिर्फ यहाँ पर काम करना है। वैसे तो यहाँ पर नौकरानी भी लो रैंकिंग कॉन्क्यूबाइन बन सकती है, पर उससे बनने के लिए लुक्स होने की ज़रूरत है, जो कि मेरे पास नहीं है। मेरी जैसी जिसके चेहरे पर दाग है, सिर्फ हड्डियाँ है और फ्लैट चेस्ट, मैं रेयर पैलेस के लिए एप्लीकेबल नहीं हूँ। माओ माओ के पास उससे भी अच्छी चीज़ है, उसका दिमाग। वो पढ़ी लिखी है फिर भी नौकरानी का काम कर रही है। क्यों? अगर ये हाई ऑफिशियल्स को पता चला तो वो एक प्रकार का झूठ ही हुआ ना, तो उसे सज़ा मिल सकती है।
Entry of beautiful yet handsome eunuch. Oh my god. अगली सीन में हमें लेडी लीवा को दिखाया जाता है कि जो कि काफ़ी कमज़ोर दिख रही होती है। कुछ टाइम बाद पैलेस में एक अजीब प्रॉब्लम होती है। दोनों रॉयल बेबीज प्रिंसेस लिंगली और प्रिंस बीमार पड़ जाते हैं। सब कंफ्यूज है, ये हो क्या रहा है। यहाँ तक डॉक्टर ने भी हार मान ली है। लोग ये बोल रहे हैं कि राजा परी कोई श्राप है। अब तक सम्राट के 3 बच्चे हुए, लेकिन वो सब कमज़ोर थे और मर गए। मामा को समझ जाता है ये कोई श्राप नहीं, श्राप सभी बकवास चीज़ होती है। कमज़ोरी, सिर दुखना और पेट का दर्द। पूरे वक्त उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि ये बच्चे मर क्यों रहे हैं। उसके मन में क्यूरियोसिटी जागती है और वो पैलेस में घूमने लगती है। वो देखती है 2 रानियों की लड़ाई हो रही है। उसमें से लेडी लीवा काफ़ी कमज़ोर दिख रही होती है। वो देखकर ही समझ जाती है इसका सॉल्यूशन क्या है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे उन्हें बताए। बस उसे कुछ लिखने के लिए मिल जाता तो काम हो जाएगा। वो एक फूल पर सॉल्यूशन बांधकर खिड़की पर रख देती है। लेडी लीवा की सर्वेंट उस फूल को नीचे गिरा देती है। उसके बाद लेडी लीवा को दिखाया जाता है जो कि ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है क्योंकि उनका बच्चा अब नहीं रहा। अगले सीन में लेडी ग्योक्यो को दिखाते हैं जो कि मैनेजर जिनसी से बात कर रही होती है। जब मैं प्रिंसेस को डॉक्टर के पास दिखाने गई थी तब मुझे ये चिट्ठी नीचे गिरी पड़ी इस फूल पर। उसमें लिखा था सफ़ेद फेस पाउडर में जहर है, बच्चों से उसे दूर रखना। तो वो जिनसी से बोलती है कि आप इसका पता लगाइए जिसने मेरी बच्ची की जान बचाई है। यहाँ पर जिनसी को थोड़ा सा फ्लैशबैक आता है। शायद से मुझे पता है ये कौन है। तब तक के लिए मैं इस चिट्ठी को अपने पास रखता हूँ। आदेश आता है सभी कपड़े धोने वाली लड़कियों को ऑफिस में बुलाया जाता है। कपड़े धोने वालियों को बड़े ऑफिस में बुलाना कुछ अजीब बात है, ऐसा माऊ माऊ सोचती है। तभी वहाँ पर जिनसी आता है। सारी लड़कियाँ उस पर फिदा होने लगती है। पर यहाँ पर माऊ माऊ है जो कि सोचती है ये घमंडी औरत कौन है, बल्कि जिनसी कोई लड़की नहीं, वो एक यूनिक है। याद करो महल में लड़कों का आना मनाही है, तो ये यहाँ पर क्यों है, इसका बहुत बड़ा सीक्रेट है। माऊ माऊ सोचती है क्या फ़ायदा इतनी खूबसूरती का जो कि काम ही ना आने वाली हो। तभी वो पेपर पर लिखता है चेहरे पर दाग वाली लड़की यही रुको। ये वो सबको दिखाकर बोलता है कि आप सब अब जा सकते हैं। माऊ माऊ शॉक हो जाती है वो देखकर कि क्योंकि वो ही यहाँ पर पढ़ी लिखी है और उसने वो पढ़ लिया है। और सारी नौकरानियाँ जाने लगती है। वो माऊ माऊ को रंगे हाथ पकड़ लेता है और बोलता है चुपचाप से मुझे फॉलो करो। यहाँ पर जिनसी काफ़ी स्मार्ट है। उसने जानबूझकर पहले पेपर पे लिखा जिससे माऊ माऊ के हाव भाव से उसे पता चल गया। माऊ माऊ बोलती है शायद से आपको कुछ गलतफहमी हो सकती है, मैं तो एक छोटी नौकरानी हूँ। क्योंकि उसे साफ साफ याद है उसने चिट्ठी ऐसे रखी थी कि किसी को पता न चले। उधर कोई आसपास भी नहीं था, तो इसे कैसे पता चला कि वो चिट्ठी मैंने रखी है। जिनसी माऊ माऊ को लेडी ग्योक्यो के पास ले आता है। बेबी को उनके हाथों में सही सलामत देखकर माऊ माऊ को खुशी होती है। रानी माऊ माऊ को शुक्रिया बोलती है कि तुमने मेरी बच्ची प्रिंसेस लिंगली की जान बचाई है। तुम्हें जितना शुक्रिया करूँ माऊ माऊ को ये कुछ ठीक नहीं लगता, तो वो बोल देती है आपको कुछ गलत फहमी हो सकती है शायद से। जिनसी बोलता है ये कपड़े का फैब्रिक कपड़े धोने वाली लड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है और तुम वहीं पर काम करती हो। तुमने कपड़े धोने वाले फैब्रिक पर ये लिखा है, शायद से तुमने अपने स्कर्ट का ही कुछ हिस्सा फाड़ा है ना? और अब तुम उस चिट्ठी के बारे में हमें बताओ। रानी बोलती है कि ये सब तुम्हें कैसे पता, पाउडर में जहर है। माऊ माऊ उनको सब कुछ सच बता देती है। मैं एक कोठे पर अपोथेकेरी का काम करती थी। वहाँ की औरतें खुद को गोरा दिखाने के लिए इस सफ़ेद पाउडर का खुद ज़्यादा ही इस्तेमाल करती थी। कुछ औरतें उधर बीमार तो पड़ी और कईयों की जान भी गई है।
इसी वजह से मुझे पॉइजन और हर्ब्स के बारे में जानकारी है। जब मैंने लेडी लीवा को देखा तो उन्होंने भी वो पाउडर लगाई हुई थी। इसी पाउडर की वजह से बच्चे मर रहे थे। लेडी क्यों बोलती है कि ये पाउडर नर्स भी बच्चों को लगाती थी तो वो बीमार पड़ने लगी, तो उसे मैंने छुट्टी पर भेज दिया था। ये बात मैंने लेडी लीवा को भी बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ सुना नहीं। फाइनली लेडी ग्योक्यो माओ माओ की सारी बात सुनकर ये फैसला लेती है। माओ माओ को प्रमोशन दिया जाता है। आज से तुम मेरी लेडी इन वेटिंग रहोगी, डायरेक्ट सिर्फ रानी की सेवा करने वाली। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है, पर अगर लेडी लीवा की सर्वर ने उस फूल को इग्नोर नहीं करती तो शायद उनका बच्चा जिंदा होता। तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। Ignorance is truly a sin. अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।